पिछले कुछ दिनों से भारत और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा था। मालदीव इंडिया के खिलाफ कई वर्षों से एंटी इंडिया नैरेटिव कैंपेन भी चला रहा है। मालदीव में आउट इंडिया कैंपेन चल रहा है। मालदीव को ऐसा क्या होगा है जो देश मालदीव को हर बुरे वक्त में सपोर्ट करता था, आज मालदीव उस देश से दूर जाता जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे होती है? जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से मालदीव इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? मालदीव की इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स क्या है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये नज़ारे देखिए, सुंदर बीचेस देखिए, नीला आसमान देखिए और उससे भी नीला यहाँ का पानी देखिए। आपको पहली बार देखकर लगेगा कि ये थाईलैंड मालदीव जैसा कोई और देश है जिसे प्रकृति ने काफ़ी मनमोहक बनाया है, लेकिन सच तो यह है हमारे भारत, यह है हमारे भारत का लक्षद्वीप। इतने सुंदर नज़ारे देखकर हर किसी का मन कर रहा होगा कि यहाँ जाए और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाए। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 3-4 जनवरी को लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ कुछ फोटोज और वीडियो शूट करवाते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करवाते हैं। दुनिया को संदेश देते हैं, यदि आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप एक बार लक्षद्वीप जरूर जाइए। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। उनके पूरे पोस्ट पर कहीं भी एक शब्द का यूज ही नहीं किया था मालदीव, जिसके बाद भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जहां इंडियंस ने एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया मालदीव को बॉयकॉट करने का और इंडियन आइलैंड को विजिट करने का। कई सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, हार्दिक पांड्या ने लक्षद्वीप जाने की गुजारिश करी। इजी माई ट्रिप एक पॉपुलर ट्रेवल वेबसाइट है जिसने अनाउंसमेंट किया कि वह मालदीव की सारी फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर रही है। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह पोस्ट अपलोड करी। फिर मालदीव के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट ने यह भद्दा सा पोस्ट किया। इसके बाद रूलिंग पार्टी के दूसरे मेंबर्स ने भी कई पोस्ट करे। उन्होंने कहा लक्षद्वीप मालदीव से कभी मैच कर ही नहीं सकता। एक पार्टी मेंबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमारी तरह सर्विस दे ही नहीं सकते, वह साफ कैसे होंगे, इनके रूम्स में बदबू आती है जो कभी जाएगी नहीं। हालांकि मालदीव सरकार ने इन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है। आपको लगेगा ये कंट्रोवर्सी केवल एक सोशल मीडिया बॉयकॉट के बारे में है, पर यह इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी है। ये कंट्रोवर्सी एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में है, जिसमें शामिल है मालदीव, इंडिया, चाइना, इंडियन ओशन और यह व्यक्ति मोहम्मद म्यूजू, जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट बने इंडिया आउट कैंपेन के बाद। मालदीव जो इंडिया का कई सालों से दोस्त रहा, वह इंडिया आउट कैंपेन क्यों स्टार्ट होगा? इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा मालदीव इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यह है मालदीव, यह है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जिसमें 1000 से ज़्यादा आइलैंड है, जिसकी 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है। मालदीव का लैंड एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, जो कि मुंबई के लैंड एरिया से भी कम हुआ, जिसमें लगभग 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है। पर मालदीव की जियोपॉलिटिकल वैल्यू आती है उसकी लोकेशन से, जिसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, मालदीव एक ऐसे एरिया पर मौजूद है जो कि समुद्री व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव सिचुएटेड है दुनिया के सबसे बिजी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन यानी SLOC पर, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड इन ओशन से होकर गुजरता है, स्पेशली ऑयल। इंडिया का 80% ऑयल अरबियन गल्फ की तरफ से आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मालदीव के आसपास ऐसे कई इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, जो कि काम आने वाले भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए। जैसे जैसे कई देश इस तरफ बढ़ रहे हैं, इन मिनरल्स की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। इंडिया को इंडियन ओशन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन करने की परमिशन मिली हुई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सीबेट अथॉरिटी से। इतनी दूर तक मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करने के लिए इंडिया को कई स्टॉप बनाने होंगे, तब काम आ सकता है मालदीव, जिस वजह से इंडिया चाहेगा कि मालदीव इंडिया के साथ बना रहे। तीसरा कारण है मिलिट्री पर्पस। जियोपॉलिटिक्स में हर देश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर, ताकि वह अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके और अपने दुश्मनों पर अटैक करने में आसानी हो। दोनों ही काम करने के लिए इंडिया चाहेगा कि मालदीव उसके साथ बना रहे। पर मालदीव ही नहीं, श्रीलंका, सेशल्स जैसे देशों पर भी ये चीज़ अप्लाई करती है। पर चाइना के लिए मालदीव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इंडिया के लिए,
क्योंकि चाइना का भी 80% ऑयल ट्रेड वो इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। चाइना चाहता है कि वह मालदीव के जरिए इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना ले। अब हमें समझ में आ गया इंडिया और चाइना के लिए मालदीव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब यहाँ बात आ जाती है मालदीव के इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स के बारे में, आइए समझते हैं। मालदीव अपने इतिहास में अधिकांश समय इंडिया का समर्थक रहा, क्योंकि मालदीव और इंडिया का हिस्टोरिकल पास्ट भी कॉमन था। इंडिया की तरह मालदीव भी एक ब्रिटिश टेरिटरी थी और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद मालदीव एक ब्रिटिश मिलिट्री टेरिटरी रही, जहां इसका एक मिलिट्री बेस था। यह चेंज हुआ 1965 में, जब मालदीव को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिया ने मालदीव को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद करी। 1978 में माइमून अब्दुल गायूम मालदीव के डिक्टेटर बने और उन्होंने 30 साल तक 1978 से 2008 तक मालदीव पर रूल किया। इंडिया ने अब्दुल गायूम का बहुत सपोर्ट किया। जब 2004 में सुनामी आई तो उस वक्त भी इंडिया ने मालदीव का सपोर्ट किया। इन सपोर्ट्स की वजह से गायूम पूरी तरह से इंडिया का समर्थन करते थे, वह प्रो इंडिया थे। लेकिन 2008 में मालदीव में आता है बदलाव। 30 साल की डिक्टेटरशिप के बाद मालदीव डेमोक्रेसी को वेलकम करता है 2008 में। यहाँ भी इंडिया ने मालदीव का सपोर्ट किया, कई ऑफिसर्स को ट्रेन किया और कई वोटिंग मशीन मालदीव भेजी। इन इलेक्शन के विजेता थे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के मोहम्मद नाशीद। गायूम की तरह नाशीद और उनकी पार्टी भी इंडिया का समर्थन करती थी। 2009 में नाशीद ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें इंडिया के 26 कोस्टल रडार्स मालदीव के पानी को मॉनिटर करेंगे और इंडिया के कोस्ट गार्ड और नेवी मालदीव के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया और मालदीव का रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर इसमें कई ट्विस्ट आते हैं। पहला ट्विस्ट आता है 2013 में। प्रेसिडेंट नाशीद ने एक ऑर्डर दिया एक जज को अरेस्ट करवाने का, जिसके बाद एक पॉलिटिकल बवाल हो जाता है। मालदीव के पूरे ओपोजिशन लीडर्स ने ठान लिया कि वह नाशीद को बाहर करेंगे। कई पुलिस और ऑफिसर्स ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। नाशीद को उनकी प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि यह एक एंटी डेमोक्रेटिक कू है। नाशीद के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वाहिद नए प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव के, और तुरंत मालदीव ने अपना पूरा रुख ही बदल दिया। नए प्राइम मिनिस्टर वाहिद चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने गए। यहाँ इनको $500 मिलियन चाइनीज असिस्टेंस का वादा मिला और $150 मिलियन का लोन मिला। मोहम्मद वाहिद ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाशीद को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन वह कुछ समय बाद रिहा हो गए। नाशीद को एक बार और मौका दिया गया मालदीव की पॉलिटिक्स में कमबैक करने का, लेकिन 2013 के इलेक्शन में नाशीद हार जाते हैं। मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के अब्दुल्ला यामीन, जिन्होंने मालदीव की प्रो चाइना पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। चाइना ने मालदीव के मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मेन रनवे तैयार किया और एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनवाया। चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लेने के बाद प्रेसिडेंट यामीन ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मालदीव बुलाया और उनसे कहा चाइना मालदीव का सबसे खास दोस्त है, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल डेवलपमेंट पार्टनर है। आप देख सकते हैं मालदीव की पॉलिटिक्स में 180 डिग्री का टर्न हो गया। 2010 से 2014 के बीच मालदीव में चाइनीज टूरिस्ट की संख्या 3 गुना तक बढ़ जाती है। पर मालदीव सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि फ्रेंडशिप ब्रिज बनवाने से कोई देश फ्रेंड नहीं बन जाता। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से मालदीव का कर्ज 2018 में $1.5 मिलियन तक हो गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होने के बावजूद भी इंडिया ने मालदीव की मुसीबत के वक्त हर समय मदद करी। जब 2014 में मालदीव में वाटर क्राइसिस हो गया था, उस वक्त भी भारत ने मालदीव की मदद करी। पर मालदीव की पॉलिटिक्स इंडिया की तरफ नहीं बल्कि चाइना की तरफ देख रही थी। इंडिया मालदीव की हर समय मदद करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट यामीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रेसिडेंसी के दौरान ही इंडिया आउट कैंपेन की जड़ें मालदीव में स्टार्ट हो जाती है। मालदीव में पॉलिटिकल घमासान हुआ इन हेलीकॉप्टर्स की वजह से। यह है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH। इंडिया ने मालदीव को ऐसे 2 हेलीकॉप्टर दिए, एक 2010 में और एक 2015 में। इन हेलीकॉप्टर्स का काम था सर्च एंड रेस्क्यू करना, वेदर सर्विलेंस करना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच पेशेंट्स को एम्बुलेंस करना। इन हेलीकॉप्टर्स का एक एयरबेस था अब्दू अटोल में और दूसरा हनीमादू में। इंडिया ने एक डेनियर एयरक्राफ्ट भी दिया था, जिसका काम था लीगल वेसल्स का सर्वे करना, स्पेशली चाइनीज वेसल्स का, और टेररिस्ट मूवमेंट पर ध्यान देना। यह हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट देने के बाद इंडिया और मालदीव के बीच एक समझौता होता है कि इंडिया अपने ऑफिसर भेजेगा उनके ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए। इंडिया और मालदीव सरकार का कहना था कि ये लोगों की मदद करने के लिए है, पर इंडिया के ऑफिसर्स मालदीव की जमीन पर थे, जिस वजह से यामीन और उसकी पार्टी का कहना था कि इंडिया मालदीव में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहती है। मालदीव और इंडिया के रिलेशन खराब होते जा रहे थे। यह कंट्रोवर्सी बिगड़ती रही और अपनी ऊंचाई पर पहुंची 2016 में, जब यामीन ने आदेश दिया कि इंडिया अपने हेलीकॉप्टर को वापस ले ले, पर इंडिया ने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी।
2018 में मालदीव की पॉलिटिक्स में एक और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जब प्रेसिडेंट यामीन नए इलेक्शन बुलवाते हैं। उनकी कैलकुलेशन क्लियर थी कि ओपोजिशन पार्टी में केवल एक चेहरा है, एक्स प्रेसिडेंट नाशिद, जो कि प्रो इंडिया थे, पर लीगल इश्यूज की वजह से वह मालदीव छोड़कर श्रीलंका में रह रहे थे। यामीन को लगा कि वह इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मालदीव की सभी ओपोजिशन पार्टीज ने एक अलायंस बना लिया और यामीन को हरा दिया, क्योंकि नासिर श्रीलंका में थे, जिस वजह से उनके खास दोस्त इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो कि इंडिया का समर्थन करते थे। जैसे ही सोलिह प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इन हेलीकॉप्टर के एग्रीमेंट को रीस्टार्ट कर दिया और उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया और उन्होंने कहा इंडिया की सिक्योरिटी ज़रूरतों को समझते हुए इंडिया मालदीव का एक खास दोस्त रहा है और अच्छे और मुश्किल वक्त में वह हमेशा साथ है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जब उनके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन क्वेश्चनेबल ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं और 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यामीन को रियलाइज होता है उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल ऑप्शन बचे नहीं है, उनको कमबैक करने के लिए एक नया हथियार चाहिए होगा। वह था इंडिया आउट कैंपेन। इस कैंपेन का मेन मोटिव था कि इंडिया को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हटानी होगी मालदीव से। इस आउट इंडिया कैंपेन के बाद कई एंटी इंडिया पोस्ट हुए पब्लिकेशन में। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई, इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव की सरकार को लेटर लिखे कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया आउट कैंपेन बढ़ता जा रहा था, जगह जगह इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। इंडिया आउट कैंपेन की वजह से यामीन और उसकी पार्टी को एक हथियार मिल गया पॉलिटिक्स में कमबैक करने का। कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे आइडियोलॉजी को अपनाते हैं जो कि उनके वैल्यू में नहीं होते हैं, लेकिन वह उन्हें इलेक्शन जिता सके। ऐसा ही हुआ यामीन का मालदीव में। 2023 में इलेक्शन हुए और इस बार जीत हुई चाइना का सपोर्ट करने वाली और आउट इंडिया कैंपेन चलाने वाले लोगों की, क्योंकि यामीन खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। करप्शन के चार्जेस की वजह से उन्होंने मोहम्मद म्यूजिक को प्रेसिडेंट बनाया मालदीव का। इससे ये क्लियर हो गया कि इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में सक्सेसफुल हो गया। मोहम्मद म्यूजिक ने प्रेसिडेंट बनते ही 2 काम किए। पहला कि मालदीव का कोई भी नया प्रेसिडेंट बनता है तो वह पहली फॉरेन ट्रिप उसकी इंडिया की होती है, लेकिन म्यूजिक चाइना जाते हैं। दूसरा, उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि इंडिया को अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को मालदीव की जगह से हटाना होगा। उनकी सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि उनके देश में 77 मिलिट्री पर्सनल है इंडिया के। उन्होंने ये डिमांड डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी से करी जब वह दुबई में मिले, और उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली, पर इनफैक्ट इंडिया ने इसको लेकर कोई कमेंट भी नहीं किया। पिछले हफ्ते ही म्यूजिक ने एक अनाउंसमेंट किया कि वह एक एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं इंडिया के साथ मालदीव के पानी में जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्विस करने का। मालदीव की राजनीति को जानकर आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट के नीचे उनके मंत्रियों ने ऐसे भद्दे कमेंट क्यों किए। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया की वजह से उन लोगों पर दबाव डाला गया जिन्होंने ऐसे भद्दे कमेंट किए। आपने इस वीडियो के शुरुआत में बॉयकॉट मालदीव सुना होगा, लेकिन आप वहाँ जाइए जहाँ आपको जाना है। आपके पैसे आप जहाँ खर्च करना चाहते हो वहाँ करो, लेकिन एक बात सोच कर देखिए, जहाँ इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, आप उन लोगों को ही भर भर के पैसा क्यों दे रहे हो। जब हम बीच पर वेकेशन मारने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा जैसी जगह क्यों नहीं आती है। क्यों हम थाईलैंड, मालदीव जैसे देशों के बारे में सोचते हैं जो बगल में है, सुंदर है, सस्ता है, अच्छा है, हम उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ही हमारे देश की ब्यूटी को देखकर इग्नोर करेंगे तो हमारे देश में दूसरे देश के कैसे आएंगे। कई सेलिब्रिटी इनकरेज कर रहे हैं इंडियन आइलैंड को विजिट करने के लिए, पर हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, नेशनलिज्म की भावना की वजह से कई लोग इन आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। अगर उनकी सर्विस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के कंपैरिजन में 80% भी होगी तो। पर कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन सिर्फ नेशनलिज्म की भावना की वजह से डोमेस्टिक टूरिज्म पर खर्च नहीं करेगा। हमें दूसरी चीज़ें भी फिक्स करनी पड़ेगी। लोगों को कम पैसे में अच्छी सुविधाएं देनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करना होगा, लोगों को साफ सफाई रखनी होगी, लोगों को एक कल्चर देना होगा जिसमें प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी हो, स्टाफ का फ्रेंडली व्यवहार हो। ऐसा नहीं है कि मालदीव, थाईलैंड जैसे देश पहले से ही टूरिस्ट फ्रेंडली रहे हैं, उन्होंने भी कई चेंजेस करे हैं। इनफैक्ट हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बदलाव किया है। जैसे इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, अब तो सूरत भी हो गया है। जब यह शहर कर सकते हैं तो दूसरा शहर क्यों नहीं कर सकता है। धन्यवाद।